आज की जो आपकी टॉपिक है वह वोल्केनो ज्वालामुखी से है। हम ज्वालामुखी की उत्पत्ति, इसे निकलने वाले पदार्थ, इसके प्रकार, लावा के आधार पर इसके वर्गीकरण तथा उत्पत्ति के आधार पर इसके उद्गार के आधार पर इसके वर्गीकरण, इन सब का हम आगे अध्ययन करेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो परीक्षा मंथन ऑनलाइन एकेडमी परिवार ने RO के तहत कोर्स संचालित किया है, जिसकी न्यूनतम फीस 2,999 रुपये रखी गई है। इसमें प्रतिदिन आपको 3 कक्षाएं दी जाती हैं। इसमें प्रतिदिन आपको 3 कक्षाएं दी जाती हैं। 240 प्लस घंटे की आपकी टोटल कक्षाएं होंगी, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट के, अलग अलग विषय के अलग अलग अध्यापक आपको पढ़ाएंगे। 3 महीने में यह संपूर्ण कोर्स खत्म लगभग हो जाएगा और क्लास के साथ आपको हैंड रिटन PDF नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं पढ़ाने के क्रम में, उन्हें नहीं बताया जा सकता है, रोक लिया जाता है समय अभाव या टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, जो PDF में आपको मिल जाती हैं। और अंत में 15 मार्क टेस्ट पेपर्स होंगे, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे। और इस तरफ हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक ज्वालामुखी की उत्पत्ति पर। यहाँ पहुँचने से पहले मैं आपसे एक बात कहूँ या एक प्रश्न पूछूँ कि ज्वालामुखी हमारे लिए सही है या हानिकारक है। ज्वालामुखी को हम रचनात्मक माने ज्वालामुखी को हम रचनात्मक माने या फिर एक आपदा माने। हमारे सामने ज्वालामुखी पढ़ाने से पहले हमारे सामने 2 प्रश्न उठकर खड़े हुए हैं कि इसे हम रचनात्मक इसे भी में लें, या हमारे लिए सही है, या फिर यह हमारे लिए आपदा है। इसे हम क्या समझें, मानव जीवन के लिए इसे हम क्या समझें। तो मैं आपको बता दूं कि यह दोनों है। जो ज्वालामुखी है, जो वोल्केनो है, वह हमारे लिए, मानव जीवन के लिए दोनों है। यह रचनात्मक भी है और हमारे लिए आपदा भी है। आपदा तो आप समझ रहे हैं, सिंपल वे में सारे लोग समझ रहे हैं कि ज्वालामुखी फूटता है तो तमाम जनधन की हानि होती है, यहाँ तक कि जीवन की भी हानि होती है, जिसकी हम चर्चा अभी थोड़ी देर में करेंगे। यह रचनात्मक कैसे है आखिर। तो दोस्तों, मैं अगर रचनात्मकता की बात करूं तो बलित पर्वतों को यदि छोड़ दें तो दुनिया के जो सबसे ऊंचे जो शिखर हैं, हिमालय को अगर हम छोड़ दें तो जो सबसे ऊंचे जो शिखर दिखाई देते हैं, इस सारे ज्वालामुखी पर्वत हैं। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी हम बात करें माउंट एकांकागुआ, अर्थात ये सारी जो चोटियां आपको दिख रही हैं, माउंट कैमरून, सारे पर्वत एक तरह से ये सब के सब ज्वालामुखी पर्वत हैं। तो क्या यह पृथ्वी पर रचना हुई है कि नहीं पर्वतों की। उससे भी हम आगे बढ़े, आपके अगर देश में आ जाए, भारत में हम आ जाएं, तो आप सभी जानते हैं कि जो हमारे दक्षिण भारत का जो पठार है, जिसे आप दक्कन ट्रैप कहते हैं या दक्कन का पठार कहते हैं, वह भी लावा से निर्मित है। वह भी ज्वालामुखी से उत्पन्न पठार है, जहां विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन जिसके गर्त में दबे हुए हैं। तो क्या वह जहां आप कपास की बृहद रूप से आप खेती करते हैं, क्या वह आपके लिए रचनात्मक है या नहीं, वह स्थलाकृति। अटलांटिक महासागर की बात करें तो आज भी अटलांटिक महासागर का प्रसार हो रहा है और उसमें ज्वालामुखी कटकों की स्थिति है, महासागरों में कटक की स्थिति है, ज्वालामुखी पर्वतों की स्थिति है महासागर के अंदर। तो वह यह रचनात्मकता है कि नहीं प्रकृति की। विश्व के बहुत सारे ऐसे पठार हैं, जैसे अफ्रीका में इथियोपिया के अबिसिनिया का पठार देखिए, उत्तरी अमेरिका में आप कोलंबिया का पठार देखिए, भारत में दक्कन का पठार देखिए, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आप पराना पराग्वे का पठार देखिए। ये सारे पठार ज्वालामुखी द्वारा निर्मित किए गए हैं।
तो यह रचनात्मक हुआ कि नहीं मानव जीवन के लिए या पृथ्वी के लिए? तो भूगोल के अंतर्गत ज्वालामुखी को, विशेषकर भूविज्ञान के अंतर्गत ज्वालामुखी को रचनात्मक क्रिया के रूप में देखा जाता है। दूसरी बात अब हम कहें यह आपदा कैसे है, तो आप सारे लोग जानते हैं कि आपदा है, जन धन की हानि होती है, मानव जीवन की हानि होती है, तमाम सारी विषैली गैसें इससे निकलती हैं, अम्लीय वर्षा होती है, तमाम सारे रोग वगैरह व्याप्त हो जाते हैं, तो यह आपदा भी है। तो हम आपदा की बात कर लें तो पृथ्वी पर ज्वालामुखी के कारण जो सबसे बड़ी आपदा आई थी उसे टोबा तबाही सिद्धांत के नाम से जानते हैं। टोबा या तोबा तबाही सिद्धांत के नाम से जानते हैं। आप यह शब्द देख ही रहे हैं, तबाही, अर्थात ज्वालामुखी का एक ऐसा विस्फोट, जिस ज्वालामुखी का नाम टोबा ज्वालामुखी था, एक ऐसा विस्फोट हुआ कि इस पृथ्वी पर मानव अस्तित्व, मानव जीवन ही खतरे में पड़ गया और जो दुनिया की आबादी थी, जो विश्व की आबादी थी, लगभग समाप्त हो जाने वाली थी। यहां तक कि भारत की आबादी लगभग खत्म हो चुकी थी। पृथ्वी पर 1000 वर्षों तक शीतलीन काल था, फ्रीजिंग एज था, जिसे ज्वालामुखी शीतकाल के नाम से जाना जाता है। उसके धुंध से आकाश में इतनी मोटी चादर छा गई थी कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं आ पा रहा था और यह समय 1000 वर्षों तक चला, जिसे ज्वालामुखी शीतकाल के नाम से या वोल्केनो फ्रीजिंग एज के नाम से जाना जाता है। और इस तरह से संपूर्ण मानव जीवन पृथ्वी का अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा था। यह इस समय की अगर हम बात करें तो यह समय हमारा 59,000 वर्ष पूर्व से, ईसा वर्ष पूर्व से लेकर 77 ईसा वर्ष पूर्व तक का था। यह जो टोबा तबाही का जो सिद्धांत था, यह मानव के ऐतिहासिक काल की बात नहीं है, उससे पहले की बात है। और यह जब ज्वालामुखी फटा था वह समय 69,000 ईसा वर्ष पूर्व का था, जो 77,000 ईसा वर्ष पूर्व इसका समय रहा। लगभग 10,000 वर्षों तक इस ज्वालामुखी का समय काल रहा और 1000 वर्षों तक पूरे पृथ्वी पर, लगभग 74,000 ईसा वर्ष पूर्व में पूरे पृथ्वी पर शीतकाल छाया रहा और उसी को टोबा तबाही सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। प्लेट विवर्तनिकी आप सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक जब सिद्धांत आप पढ़े होंगे, थ्योरी पढ़े होंगे, तो आप ये जानते हैं कि जो विश्व की जो प्लेटें थी कभी एक साथ थीं, लेकिन धीरे धीरे गति के कारण, कई सारी पृथ्वी की गति, उस गति के कारण वह दूर होती चली गई। तो जो आपका यह टोबा जो ज्वालामुखी था, हम इसकी स्थिति की बात करें तो यह स्थिति सुमात्रा का द्वीप है। इंडोनेशिया देश का जो आपके हिंद महासागर में स्थित जो सुमात्रा, जावा और सुमात्रा जो द्वीपें हैं, उसमें आपका जो उत्तर का जो द्वीप है, जावा से उत्तर का जो द्वीप है, वह सुमात्रा द्वीप है। सुमात्रा द्वीप के उत्तर मध्य हिस्से में इस ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था। उस समय उसकी स्थिति, उस द्वीप की स्थिति भारत के पास थी, भारतीय उपमहाद्वीप के पास थी और पूरे भारत पर अस्तित्व का संकट छा गया था। बात करें अगर दुनिया के सबसे बड़े ज्वालामुखी झील की, आप जानते हैं कि ज्वालामुखी के मुख में, क्रेटर में या काल्डेरा में, जो उसके क्रमशः विकसित होते रूप हैं, उसमें जल भरने के कारण ज्वालामुखी झीलों का निर्माण होता है। तो अगर हम बात करें विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी झील कौन सा है, तो वह झील है टोबा झील के नाम से जाना जाता है। यही टोबा ज्वालामुखी, जिसके कारण टोबा तबाही का सिद्धांत आया था। तो आपदा के रूप में वर्तमान में यह एक झील के रूप में है, टोबा झील। इस झील की जो लंबाई है वह 100 किलोमीटर है, जो इसकी चौड़ाई है वह 30 किलोमीटर, वह 30 किलोमीटर है और जो इसकी गहराई है वह 500 मीटर है। और इस तरह से टोबा झील, जो इंडोनेशिया के विशेष रूप से सुमात्रा द्वीप में स्थित है, टोबा झील विश्व की सबसे बड़ी वोल्केनो लेक है, ज्वालामुखी झील है।
तो आप ये जान चुके हैं कि आपदा किस तरह से है कि मानव जीवन संपूर्ण खतरे में पड़ जाता है। आगे हम बात करें ऐतिहासिक काल के सबसे बड़े ज्वालामुखी विस्फोट की, जिसके कारण भी लगभग 36,000 लोग मारे गए थे, वह है क्राकाटोआ विस्फोट, जिसे सुपर विस्फोट के नाम से भी जानते हैं। सुपर इरेजन, जिसे सुपर विस्फोट के नाम से भी जानते हैं, क्राकाटोआ विस्फोट या क्राकाटोआ महाविस्फोट के नाम से जानते हैं। इसकी स्थिति जो है वह जावा और सुमात्रा द्वीप के बीच की स्थिति है। एक छोटा सा द्वीप है और उस वोल्केनो इरेजन के कारण यह द्वीप लगभग टूट गया था बीच से, और वह जो आपका समय था वह 1883 ईस्वी का समय था और 36,000 लोग जावा और सुमात्रा में मारे गए थे। समुद्र में इतनी ऊंची लहरें आई थी कि जो सागर तट था वह लगभग डूब सा गया था। और यह ऐतिहासिक काल में, मानव के जो ऐतिहासिक काल है मानव जीवन का, उस काल का सबसे बड़ा विस्फोट है ज्वालामुखी का। इससे बड़ा विस्फोट आज तक ऐतिहासिक काल में कभी नहीं हुआ है। तो अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा मानव ऐतिहासिक काल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट कौन सा है, तो वह क्राकाटोआ महाविस्फोट के नाम से जाना जाता है। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि ज्वालामुखी हमारे लिए दोनों है। भूविज्ञान के अंतर्गत ज्वालामुखी रचनात्मक क्रिया है, जबकि प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत या प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत जो ज्वालामुखी है वह मानव जीवन के लिए आपदा है। तो हम भूगोल का अध्ययन रचनात्मक क्रिया के रूप में भी करते हैं और एक आपदा के रूप में भी करते हैं। अब हम अगले टॉपिक पर आए जिसमें ज्वालामुखी की उत्पत्ति लिखी हुई है। तो अब हमारे लिए जानना जरूरी है कि ज्वालामुखी पृथ्वी पर फटते क्यों हैं, इसकी उत्पत्ति होती कैसी है। तो इसके उत्पत्ति के संबंध में दो सिद्धांत प्रमुख रूप से हैं। पहला है प्लेट टेक्टोनिक और दूसरा है हॉट स्पॉट। तो हम पहले की चर्चा करते हैं प्लेट टेक्टोनिक की। जो टेक्टोनिक की जो गति होती है वह 3 तरह की होती है। पहली गति जो होती है अभिसारी गति होती है, दूसरी गति जो होती है अपसारी गति होती है, और तीसरी जो होती है समानांतर गति होती है। तो हम इसे सिंपल वे में समझते हैं। यह हमारा सागर का प्लेट है और यह हमारे महाद्वीप का प्लेट है। यह महाद्वीपीय प्लेट है और यह सागरी प्लेट है। सागर में जल भरा हुआ है, महाद्वीप है, सागरी प्लेटें हैं। तो सागरी प्लेटों का जो निर्माण होता है वह बेसाल्ट चट्टानों द्वारा होता है, जबकि महाद्वीपीय द्वीपों का जो निर्माण होता है, चट्टानों का जो निर्माण होता है, ग्रेनाइट चट्टानों द्वारा होता है। यहां तक ये चीजें स्पष्ट हो रही हैं कि जो बेसाल्ट, जो महासागरीय जो चट्टानें होती हैं वो बेसाल्ट की बनी होती है, जबकि महाद्वीपीय चट्टानों का निर्माण ग्रेनाइट से होता है। जो ग्रेनाइट के जो कण होते हैं, इनके कणों का जो आकार होता है वह बड़ा होता है। ग्रेनाइट चट्टान के जो कण होते हैं, इनके कणों का आकार बड़ा होता है, जिसके कारण यह क्षेत्रफल अधिक ग्रहण करती हैं और ये हल्की होती हैं। इसके विपरीत बेसाल्ट चट्टानों के कणों का जो आकार होता है वह महीन होता है, जिसके कारण इनका जो गठन होता है वह बिल्कुल संकेंद्रित होता है। आप ऐसे समझिए कि कोई आपके पास एक डब्बा है और उसमें मोटे मोटे कण अगर डाल दें, कोई मोटा पदार्थ कई तरह के बने हुए हों और आप उसमें डाल देंगे तो उसमें स्पेस ज़्यादा बचेगा, एयर के लिए स्पेस ज़्यादा होगा। लेकिन उसी पदार्थ को आप तोड़ करके अगर उसमें डाल दें, महीन करके उसमें डाल दें, तो आपका डब्बा पता चलेगा कि खाली हो गया है, बहुत हद तक खाली हो गया है और वे सारे पदार्थ उसके तलहटी में बैठे हुए हैं। इस तरह से जो बेसाल्ट चट्टानें होती हैं, इनका जो घनत्व होता है वह घनत्व अधिक होता है। इनका घनत्व अधिक होता है और घनत्व अधिक होने के कारण जो बेसाल्ट चट्टानें होती हैं वह भारी होती हैं।
ग्रेनाइट चट्टाने, इनके कण बड़े होने के कारण इनका जो संगठन होता है वह दूर दूर पर होता है, इसमें स्पेस की संभावना बनी रहती है। इस तरह से इनका घनत्व बेसाल्ट चट्टानों की अपेक्षा, याद रखिए, हल्की ये भी नहीं होती है, बेसाल्ट चट्टानों की अपेक्षा इनका घनत्व जो होता है वह कम होता है, जिसके कारण बेसाल्ट चट्टानों की अपेक्षा जो ग्रेनाइट चट्टानें होती हैं, महाद्वीपीय जो चट्टानें होती हैं, जो प्लेटें होती हैं, वह हल्की होती हैं। तो अगर यहाँ आपसे पूछा जाए कि हल्की चट्टान नीचे बैठेगी या भारी चट्टान नीचे बैठेगी, तो आप स्वयं से कहेंगे कि जो भारी होगा वह नीचे बैठेगा और हल्की चट्टानें ऊपर आ जाएंगी। तो हम अपने उस थ्योरी अभिसारी गति की तरफ हम चल रहे हैं और आप देखेंगे कि अगर महासागरीय चट्टान और महाद्वीपीय प्लेट, महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट के बीच यदि अभिसारी गति हो रही है, यानी अभिसारी गति का सामान्य अर्थ सीधा सा इतना लिखिए, इनके बीच की दूरियां क्रमशः कम हो रही हैं। जब दो प्लेटों की बीच की दूरियां क्रमशः कम होनी शुरू हो जाए, यानी जब वो पास आने लगे, तो यह गति अभिसारी गति के नाम से जानी जाती है। तो इनके बीच की जो दूरियां थी वह क्रमशः आगे की तरफ बढ़ रही हैं और बढ़ने के बाद जो भारी चट्टान होगी वह नीचे की तरफ दबनी शुरू हो जाएगी, नीचे की तरफ मुड़ जाएगी। तो इस अवस्था को क्या हम ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं? क्या इस अवस्था को हम ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं? यह महाद्वीपीय चट्टान है और यह महासागरीय चट्टान है। महासागर की चट्टान भारी होने के कारण नीचे दब रही है, जबकि महाद्वीप की जो चट्टानें हैं, जो प्लेट है, वह ऊपर की तरफ, महासागरीय प्लेट के ऊपर की तरफ चढ़नी शुरू हो जाती है। तो आप यह देख रहे हैं कि यह धसाव होने के कारण, यह प्लेट नीचे की तरफ फोल्डिंग होने के कारण इनके बीच जो यहाँ का जो घनत्व है वह और अधिक घनत्व होने लगेगा, इनका घनत्व बढ़ने लगेगा। और घनत्व जब बढ़ेगा तो आप जानते हैं कि इनके कणों के बीच, इनके अणुओं के बीच घर्षण गति होगी, मोशन होगा, और उस घर्षण गति के कारण यहाँ ऊर्जा प्रस्फुटित होगी। पहले हम वहाँ नहीं आ रहे हैं कि इसकी मेल्टिंग हो जाएगी या पिघलना शुरू कर देगा। पिघलेगा क्यों? पिघलने के पीछे रीजन यह है कि यह जब चट्टान नीचे की तरफ जाएगी तो इनका जो घनत्व है, पहले से भी चट्टानें हैं नीचे, तो इनका जो घनत्व है वह बढ़ जाएगा और घनत्व बढ़ने के कारण अणुओं के बीच जो घर्षण होगा वह तेज हो जाएगा और उस घर्षण के फलस्वरूप यहाँ पर ऊर्जा निष्कासित होगी और वह ऊर्जा इसे गलाने की प्रक्रिया शुरू कर देगी, यह गलना शुरू हो जाएगा। आप यह देख रहे हैं कि यह महासागर है और यहाँ पर एक गर्त बन गया है। यह हिस्सा आप देख रहे हैं कि महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट के अभिसारी गति के कारण एक गर्त का निर्माण हो चुका है यहाँ पर। आप जब भूगोल का अध्ययन करेंगे और महासागरों का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि जितने भी सारे विश्व के जो गहरे गर्त हैं, महाद्वीपों के किनारे उनकी उपस्थिति है। आप भूगोल का मैप खोलिए, आप एटलस खोलिए और यह देखिए कि जितने भी सागरों के सबसे गहरे गर्त हैं वे महाद्वीपों के किनारे स्थित हैं। तो आप देख रहे हैं कि यह तो प्लेन है, यह महासागरीय प्लेट बिल्कुल प्लेन है, जबकि महाद्वीप के किनारे एक गर्त की रचना हो चुकी है, एक ट्रेंच की रचना हो चुकी है। तो विश्व के जितने भी गर्त पाए जाते हैं महासागरीय, वह महाद्वीपों के किनारे ही पाए जाते हैं। तो इसके पीछे यह प्रमुख रीजन है प्लेट टेक्टोनिक की अभिसारी गति। अभिसारी गति को विनाशात्मक क्रिया भी कहते हैं। कारण क्या है कि इस प्लेट का, जो महासागरीय प्लेट है, इसका विनाश हो रहा है, इसका क्षय हो रहा है। यही कारण है कि अभिसारी गति को विनाशात्मक गति भी कहते हैं या विनाशात्मक प्लेट भी कहते हैं, विनाशात्मक किनारा भी कहते हैं, क्योंकि इनका विनाश हो रहा है। आप यह बताइए, किसी चीज को जब आप गर्म करते हैं, कोई ठोस पदार्थ है, जब आप उसे गर्म करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि वो फैलने लगती है, वह पिघल करके फैलने लगती है। तो यह जो ठोस चट्टान थी जो अंदर धंस रही है, यह पिघलनी शुरू हो जाती है और इसी पिघलने के कारण जो इसका आयतन है वह बढ़ जाता है। इनके अणुओं के बीच की दूरियां जो होती हैं वह बढ़ जाती हैं।
अणुओं के बीच की जब दूरी बढ़ती है तो यह बाहर निकलने के लिए प्रयासरत हो जाती हैं, और इसी क्रम में अगर जहां कहीं भी प्लेट इन्हें कमजोर दिखाई देगी, चाहे वो महासागर हो या महासागरीय प्लेट हो या फिर महाद्वीपीय प्लेट हो, वहीं पर ये दरार के रूप में या एक विशेषकर एक विस्फोट के रूप में जहां कहीं भी उन्हें प्लेट का जो हिस्सा कमजोर दिखेगा वहीं से यह विस्फोट करेंगी और महाद्वीप पर ऊपर की तरफ उभरने लगेंगी। और यही पिघला हुआ जो पदार्थ है जिसे पृथ्वी के अंदर आप मैग्मा कह रहे हैं, वही धरातल के ऊपर निकलना शुरू हो जाता है, ऊपर आने लगते हैं। यहां तक बातें स्पष्ट हो गई है। जहां यह मेल्टिंग की क्रिया हो रही है इसे बेनी ऑफ जोन के नाम से जाना जाता है। बेनी ऑफ जोन, बेनी ऑफ जोन, यह जहां मेल्टिंग की क्रिया हो रही है, पिघलना शुरू हुआ है, इसे हम बेनी ऑफ जोन के नाम से जानते हैं। और इस तरह से ज्वालामुखी एक मुख द्वारा पृथ्वी पर ऊपर की तरफ आ जाता है। इस पार्ट को आप यह देख रहे हैं कि जहां विनाशात्मक प्लेटों का जहां किनारा है, जहां अभिसारी गति हो रही है, वहां ज्वालामुखी का जो उद्गार हो रहा है उसे केंद्रीय उद्गार के नाम से जाना जाता है या केंद्रीय उद्भेदन के नाम से जाना जाता है। सेंट्रल इरेजन हो रहा है क्योंकि यहाँ जो ये ज्वाला का जो मुख है, जो यह मैग्मा है, एक मुख्य एक पतली पाइपलाइन जिसे ज्वालामुखी पाइप या ज्वालामुखी वोल्केनो पाइप या ज्वालामुखी की नली कहते हैं, इसके द्वारा यह पृथ्वी पर आ रही है, जिसके कारण इसे यहाँ तीव्र विस्फोट की स्थिति होती है, तीव्र विस्फोट की स्थिति होती है। और यह जो पदार्थ होता है बहुत ऊंचाई तक ऊपर की तरफ उठता है और धीरे धीरे यही पदार्थ अपने किनारों पर जमने लगता है। इस तरह से यह केंद्रीय उद्भेदन है। इसे केंद्रीय उद्भेदन या केंद्रीय उद्गार के नाम से हम जानते हैं। आगे हम अगली टॉपिक की चर्चा करें प्लेट के रूप में ही। आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अब हम दरारी उद्गार की तरफ बढ़ रहे हैं। यह केंद्रीय उद्गार है। यहाँ क्या है ज्वालामुखी कहते हैं किसे, हम इसकी चर्चा बाद में कर लेंगे। कौन कौन से पदार्थ यहाँ बाहर आ रहे हैं इसकी चर्चा हम बाद में कर लेंगे। पहले ज्वालामुखी की हम उत्पत्ति पढ़ लें। पहली उत्पत्ति आपने देखी जिसे केंद्रीय उद्गार के रूप में जाना जाता है, जो एक पाइप के द्वारा पृथ्वी के अंदर से ऊपर की तरफ उड़ता है और धरती पर एक फव्वारे के रूप में, एक फाउंटेन के रूप में बाहर आता है। इसमें कौन कौन से पदार्थ है इसकी चर्चा हम बाद में कर लेंगे। दूसरी चीज कि यहां पर एक प्लेट है और इसकी जो गति है अपसारी है किस प्लेट के प्रति। प्लेट अगर हम महासागरीय प्लेट को ए माने और यह जो प्लेट है इसे हम बी मान लें और इस प्लेट को यदि हम सी मान लें, तो आप याद रखिएगा जो प्लेटों की गति होती है, जो मोशन होता है, वह किसी न किसी के सापेक्ष होता है। आप इस बात को ऐसे समझिए, एक व्यक्ति मेरे दाहिने साइड में खड़ा है और दूसरा व्यक्ति मेरे बाएं साइड में खड़ा है। मान लें कि ए हमारे पूरब में है और बी हमारे पश्चिम में है और हम मुंह करके बी की तरफ बढ़ रहे हैं या ए की तरफ बढ़ रहे हैं। जब हम ए की तरफ बढ़ेंगे तो हमारी ए के प्रति जो हमारी गति होगी वह अभिसारी होगी, क्योंकि हमारे और उसके बीच की दूरी क्या हो रही है, क्रमशः कम होती चली जा रही है। लेकिन वही बी के सापेक्ष मेरी गति क्या है, अपसारी है, क्योंकि उससे हम दूर होते चले जा रहे हैं। तो जो प्लेटों की गति होती है, बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है, जो प्लेटों की जो गति होती है एक प्लेट की दूसरे के सापेक्ष होती है। एक ही प्लेट की गति एक के प्रति अभिसारी हो सकती है और दूसरे के प्रति अपसारी हो सकती है और तीसरे के प्रति समानांतर हो सकती है। तो यहाँ यह जो महाद्वीपीय प्लेट था, महासागरीय प्लेट के प्रति इसकी जो गति है आप देख रहे हैं अभिसारी प्रकार की है। लेकिन वही जो प्लेट महाद्वीपीय या महासागरीय जो प्लेट है सी, आप देख रहे हैं सी, बी और सी की जो गति है एक दूसरे के सापेक्ष वह अपसारी गति है।
इसे हम विश्व मैप द्वारा भी बाद में समझेंगे। यह जो गति है अपसारी गति है, क्योंकि इनके बीच की दूरियां क्रमशः क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। हम बात करें, अब अगले फिगर पर आते हैं। अब यह प्लेट जो C है, या जो प्लेट C है, यह दूर बढ़ने की कोशिश कर रहा है। क्या यह जो दरार यह बन रहा है, दोनों प्लेटों के बीच जो भ्रंश या वैली बन रही है, जो दरार बन रही है, क्या यह भरेगा या नहीं भरेगा? भरने के लिए जो नीचे का जो पिघला हुआ पदार्थ होगा, विशेष तौर पर जिसे आप मैग्मा के रूप में जानते हैं, मैग्मा के भंडार को चैम्बर ऑफ मैग्मा कहते हैं, तो मैग्मा चैम्बर से यह पदार्थ बाहर निकलना शुरू होगा और यह धीरे धीरे दोनों प्लेटों पर बढ़ना शुरू हो जाएगा। यहाँ जो विस्फोट नहीं होगा, कारण क्या है कि यहाँ रास्ता स्वयं मिल गया है। आप किसी के घर में जा रहे हैं या आप अपने ही घर में जा रहे हैं और वह व्यक्ति स्वागत करे कि आप आ जाइए, तो आप आसानी से उसके घर में प्रवेश कर जाएंगे। तो यह दरार क्या कर रहा है, दरवाजा खोल रहा है कि आप आ जाइए, मैग्मा को बुला रहा है। अगर बुलाने के कारण क्या हुआ, ये मैग्मा आसानी से पृथ्वी के तल पर आ गया। यहाँ कोई विस्फोट की स्थिति आपको नहीं दिखाई देती है, किसी धमाके की स्थिति यहाँ नहीं दिखाई देती है। जबकि यहाँ क्या है, दोनों प्लेटें दरवाजा बंद कर रही हैं, एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ रही हैं और ऊपर नीचे हो रही हैं कि मैं तुम्हें निकलने नहीं दूंगा। और इस स्थिति में इसे संघर्ष करना पड़ेगा और संघर्ष करके एक छोटे से बिंदु से भी, छिद्र से भी ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा, जिसके कारण यहाँ तेज धमाका होगी। यहाँ के जो पदार्थ होंगे, जो मैग्मा होंगे, जो तरल द्रव्य होंगे, वह बहुत ऊंचाई तक आसमान में ऊपर तक उड़ेंगे और जाएंगे। जबकि यहाँ आसानी से दोनों किनारों पर, दोनों प्लेटों पर लावा है वो जमना शुरू हो जाता है। और इसे, जहाँ हम इसे केंद्रीय उद्गार कहते हैं, वहीं इसे हम दरारी उद्गार के नाम से जानते हैं। तो ज्वाला का उद्गार हमने दो देखा, केंद्रीय उद्गार और दरारी उद्गार। केंद्रीय उद्गार जहां विस्फोटक होता है, इसे विस्फोटक उद्गार के रूप में भी आप व्याख्यायित कर सकते हैं। वही केंद्रीय दरार को शांत दरारी उद्भेदन कहते हैं कि यह बिल्कुल शांत है, यहाँ कोई संघर्ष उसे नहीं करना पड़ा है। यहाँ 3 प्लेटें आपको दिख रही हैं और 3 प्लेटों में विशेषकर 2 रूप से आप केंद्रीय उद्भेदन और दरारी उद्भेदन आपने देखा, और आपने देखा कि ज्वालामुखी की उत्पत्ति कैसे हुई। लेकिन हम तीसरे अब तथ्य की ओर चल रहे हैं। पहले हम इसकी दिखा दें कि यह हो कहाँ रहा है। केंद्रीय उद्गार पृथ्वी पर कहाँ हो रहा है और दरारी उद्गार पृथ्वी पर कहाँ हो रहा है, ये प्लेटें कौन सी हैं, तो हम वहाँ आपको ले चलते हैं और इसके बाद फिर हम हॉट स्पॉट की चर्चा करेंगे। यह विश्व का मानचित्र है और इस मानचित्र में आप देखेंगे कि यह अटलांटिक महासागर है। और आप सभी ये जान चुके हैं भूगोल के अंतर्गत कि अटलांटिक कटक की स्थिति भी यही है, जिसे चैलेंजर उत्थान और डॉल्फिन उत्थान के नाम से आप जानते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा कटक भी है, पर्वत श्रेणी भी है जो सागर के नीचे है। यह विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है अगर पृथ्वी की बात की जाए तो। स्थल खंड की बात की जाए तो आपका एंडीज है दक्षिण अमेरिका में, जबकि पूरे पृथ्वी पर की बात की जाए कि सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो वह अटलांटिक कटक है। मैं बता दूं कि यह अमेरिकन प्लेट आपको दिख रहा है, उत्तरी अमेरिकन प्लेट। यह जो आपको दिख रहा है यह दक्षिणी अमेरिकन प्लेट है। यह दक्षिणी अमेरिकन प्लेट है, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट। और यह जो आपका हिस्सा दिख रहा है यह अफ्रीकन प्लेट है।
और यह जो यूरोप का आपको हिस्सा बाकायदे दिख रहा है, यह यूरेशियन प्लेट है। आपके सामने यहाँ 4 प्लेटें दिख रही हैं, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट। हम इनके प्लेटों की गति की अगर बात करें, मोशन की बात करें, तो आप पाएंगे कि अफ्रीकन प्लेट की जो गति है वह पश्चिम से पूर्व की ओर है, जो यूरेशियन प्लेट की भी जो गति है वह पश्चिम से पूर्व की ओर है। इसके विपरीत जो दक्षिण अमेरिकन जो प्लेट है, इसकी जो गति है पूरब से पश्चिम की ओर है, और अमेरिकन जो उत्तरी अमेरिकन जो प्लेट है, इसकी भी जो गति है वह पूर्व से पश्चिम की ओर है। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये प्लेटें और यह प्लेट के बीच दूरियां बढ़ रही हैं, दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है। अफ्रीकन प्लेट भी दक्षिण अमेरिकन प्लेट के सापेक्ष दूर जा रही है। यहाँ यूरेशियन प्लेट उत्तरी अमेरिकन प्लेट के सापेक्ष दूर जा रही है। अतः यहाँ पे जो गति जो पैदा हो रही है यह अपसारी गति के नाम से जानी जाती है। आप अटलांटिक कटक अटलांटिक में ही क्यों स्थित है, तो आप जानते हैं जो अफ्रीकन प्लेट है इसमें आधा अटलांटिक पूर्वी अटलांटिक का तट शामिल है, यूरेशियन प्लेट में पूर्वी अटलांटिक महासागर का तट भी शामिल है, दक्षिण अमेरिकन और उत्तरी अमेरिकन प्लेट में पश्चिमी अटलांटिक का तट शामिल है, और ये दोनों एक दूसरे से दूर हो रही हैं, और दूर होने के कारण यहाँ पर दरार पैदा हो गया है। और इसी दरार के कारण आप देख रहे हैं कि यूरेशियन प्लेट कहाँ तक है, अफ्रीकन प्लेट का कहाँ तक है और अमेरिकन प्लेट कहाँ तक है। क्या यहाँ यस के आकार की आकृति बन रही है? आप गौर कीजिए, यहाँ यस के आकार की आकृति बन रही है, और यही यस के आकार की जो आकृति है वह ज्वालामुखी कटक के रूप में है। और यहीं पर ज्वालामुखी का जो उद्गार हुआ है शांत दरारी उद्गार के नाम से जाना जाता है। यही दरारी उद्गार है ज्वालामुखी का, क्योंकि दोनों प्लेटों की गति अपसारी है। इसे रचनात्मक प्लेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ दोनों प्लेटों का विनाश नहीं हो रहा है, बल्कि एक नए भू आकृति की रचना हो रही है। यही कारण है कि अपसारी गति को रचनात्मक गति भी कहते हैं। अभिसारी प्लेटों को रचनात्मक प्लेट किनारा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उनके किनारों पर भू आकृतियों की नवीन भू आकृतियों की रचना होती है। यह बात स्पष्ट हुई कि इन प्लेटों की गति। लेकिन यहाँ एक और चीज आप देखिए, क्या उत्तरी अमेरिकन प्लेट के सापेक्ष दक्षिणी अमेरिका के प्लेट की जो गति है वह समानांतर गति है? आप वह देखेंगे कि वह समानांतर गति है। दोनों जो प्लेटें हैं एक दूसरे के समानांतर बढ़ रहे हैं, अतः यहाँ पे समानांतर गति है। यूरेशियन प्लेट के समानांतर अफ्रीकन प्लेट की गति है। तो अर्थात जहाँ दक्षिण अमेरिकन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट अपसारी गति में थी, एक दूसरे से दूर हो रही थी, वही यूरेशियन प्लेट के सापेक्ष अफ्रीकन प्लेट समानांतर गति में है। इसे संरक्षित प्लेट किनारा भी कहते हैं, क्योंकि यह न विनाश करती है न रचना करती है, बल्कि एक दूसरे का संरक्षण करती है, जिसके कारण इन्हें संघर्षी प्लेट किनारा कहते हैं। हम अगले मैप पे आते हैं, प्रशांत महासागर में चलते हैं आपको लेकर, जहां विनाशात्मक प्लेट किनारा है। आप यह देख रहे हैं, यह प्रशांत महासागर है। आप यह देख पा रहे हैं कि यह प्रशांत महासागर है। यह प्रशांत महासागर की स्थिति है, और आप जानते हैं कि पूरब से पश्चिम उत्तरी अमेरिकन प्लेट सरक रही है, पूरब से पश्चिम दक्षिणी अमेरिकन प्लेट सरक रही है, गति कर रही, मोशन कर रही है, जबकि आपकी यूरेशियन प्लेट पश्चिम से पूरब गति कर रही थी। तो आप यहां देख रहे हैं कि ये जो दोनों प्लेटें हैं, जो प्रशांत महासागरीय प्लेट है, इसको दबाने की दोनों तरफ से कोशिश कर रही हैं। अफ्रीका नॉर्थ
या साउथ अमेरिकन जो प्लेट है, पीछे आप पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, वह आप देख रहे थे कि पश्चिम से पूर्व से पश्चिम गति कर रही हैं, यानी पूरब से पश्चिम गति कर रही हैं, और यूरेशियन प्लेट पश्चिम से पूर्व की ओर गति कर रही थी। और आप ये देख रहे हैं कि दोनों जो प्लेटें हैं गति करते हुए प्रशांत महासागरीय जो प्लेट है इसे दबाने की कोशिश कर रही हैं। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो महासागरीय प्लेटें होती हैं वो बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित होती हैं, जिसके कारण वो भारी होती हैं और वो नीचे दबती हैं। क्या ये दोनों इसे दबा रही हैं और ये प्रशांत महासागरीय प्लेट दोनों तरफ से नीचे धंस रहा है, तो क्या इनके किनारों पर गर्त की रचना होगी? प्रशांत महासागर के किनारों पर गर्त की रचना होगी? मैंने बताया था यह महासागरीय प्लेट है और यह महाद्वीपीय प्लेट है, यहाँ पे गर्त की रचना हो रही थी महाद्वीपों के किनारों पर, इस गति के अभिसारी गति के कारण। तो आप पाएंगे कि जो आपका विश्व का जो सबसे गहरा गर्त है, जिसे मैरियाना गर्त, चैलेंजर ट्रेंच के नाम से जानते हैं, आप देखेंगे फिलीपींस के पास स्थित है, यहाँ पर स्थित है। फिलीपींस के पास आप पाएंगे कि वह स्थित है। आप मैप एटलस खोलिए प्रशांत महासागर का और देखिए यहाँ पर एक सारे जापान की खाई है, फिलीपींस की खाई है, तमाम सारी खाई यहाँ बने हुए हैं। तो सारे गर्त प्रशांत महासागर के बीच में नहीं हैं, आप पाएंगे कि किनारों पर हैं और महाद्वीपों के किनारे स्थित है। आप यहाँ देखेंगे तो पेरू की खाई है, चिली की खाई है, ग्वाटेमाला की खाई है, यानी यहाँ भी जो खाई हैं वो महाद्वीपों के किनारे स्थित है। जितने भी ट्रेंच हैं वो महाद्वीपों के किनारे स्थित हैं। तो इस ज्वालामुखी के अध्ययन में ही आप ये जान चुके हैं कि यह खाई महासागरों के किनारे ही क्यों स्थित है। दूसरी बात कि जो ज्वालामुखी उत्पन्न होगी, क्या वह बीच में पैदा होगी या किनारों पर पैदा होगी? प्लेटों का जो विनाश हो रहा है वह किनारों पर हो रहा है, तो जो ज्वालामुखी जो पैदा होगी वह किनारों पर होगी। आप देखेंगे कि फिलीपींस में ज्वालामुखियों की अधिकता है, जापान में ज्वालामुखियों की अधिकता है, इंडोनेशिया में ज्वालामुखियों की अधिकता है, एलुसियन ये जो द्वीप समूह है यहाँ ज्वालामुखी की अधिकता है। और आप यह देख रहे हैं यह अलास्का है, अलास्का में और रॉकी पर्वत में आप पढ़ चुके हैं उत्तरी अमेरिका पढ़ते हुए कि यहाँ के अधिकांश जो पर्वत हैं वह ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं, जिसमें सास्टो है, रेनियो है, तमाम सारे पर्वत हैं। यहाँ तक कि आपका यह जो मैक्सिको है कि यहाँ का पोपोकोटपेटल जो ज्वालामुखी है वह भी ज्वालामुखी पर्वत का ही उदाहरण है। आगे आप चलेंगे साउथ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, तो यहाँ पर माउंट ओकांकागुआ, कोटोपैक्सी, तमाम सारे जो आपको पर्वत शिखर, ऊंचे पर्वत शिखर दिखाई देंगे, वे सभी ज्वालामुखी पर्वत के ही उदाहरण हैं। तो आप यह देख रहे हैं कि यह सब के सब जो ज्वालामुखी हैं प्रशांत महासागर के चारों किनारों पर स्थित हैं। तो यहाँ पर सबसे आग निकल रही है, तो क्या इसे हम रिंग ऑफ फायर कर सकते हैं? क्या यह एक गोला बन रहा है, क्या इसे हम रिंग ऑफ फायर कर सकते हैं? तो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है, तो वह पैसिफिक ओशन के किनारों पर स्थित है। विश्व के लगभग 70% जो ज्वालामुखियां हैं यहीं पर स्थित है प्रशांत महासागर में। सबसे एक्टिव ज्वालामुखियां भी यहीं स्थित हैं और इसे फायर ऑफ रिंग के नाम से जाना जाता है, जिसे अग्नि वलय या अग्नि वलय के रूप में आप जानते हैं, या ज्वाला घेरा के रूप में आप जानते हैं। यानी एक ज्वाला का यह घेरा है या फिर अग्नि का एक रिंग है, इसे फायर ऑफ रिंग के नाम से जाना जाता है। आप यह जान चुके हैं कि यह विनाशात्मक प्लेट है। अगर यहाँ एक क्वेश्चन अगर हम आपसे पूछें कि प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, तो प्रशांत महासागर का विस्तार हो रहा है या संकुचन हो रहा है, तो आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर यह होना चाहिए कि प्रशांत महासागर का संकुचन हो रहा है, क्योंकि दोनों प्लेट इसके तल को क्या कर रही हैं? संकुचित करने की कोशिश कर रही हैं, और इस तरह से प्रशांत महासागर के जो तल है उसका संकुचन हो रहा है लगातार। वहीं अगर हम यह पूछे कि अटलांटिक महासागर के तल का क्या हो रहा है, तो आप जानेंगे कि अटलांटिक महासागर का जो तल है उसका विस्तार हो रहा है। हो सकता है कि लाखों वर्ष बाद
विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर हो वो अटलांटिक महासागर हो जाए और प्रशांत महासागर का स्थान उसके बाद आए। यह भी हो सकता है कि यह यूरेशिया और यह उत्तरी अमेरिका, यह ऑस्ट्रेलिया और यह नॉर्थ साउथ अमेरिका एक साथ मिल जाए, एक आपस में जुड़ जाए और ये पूरा प्लेट का क्षय हो जाए। यहाँ पर इतने सारे ज्वालामुखी पर्वत इकट्ठे हो जाएं, तो भविष्य की ये सारी बातें हैं। लेकिन अगर आपसे अगर बस इतना क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रशांत महासागर का विस्तार हो रहा है या संकुचन हो रहा है, तो आपका सीधा सा उत्तर होना चाहिए कि संकुचन हो रहा है। अटलांटिक महासागर का विस्तार हो रहा है या संकुचन हो रहा है, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि अटलांटिक महासागर का विस्तार हो रहा है। कारण कोई पूछे कि क्यों, तो आप यह सीधी सी बात यह कहिए कि प्रशांत महासागर की जो प्लेट है, जो प्रशांत महासागरीय जो प्लेट है, पैसिफिक ओशन जो प्लेट है, यह विनाशी प्रकृति का है। इसके प्लेटों का किनारा जो है वो विनाशी प्रकृति का है, इनके प्लेटों का विनाश हो रहा है। अटलांटिक महासागर का विस्तार क्यों हो रहा है, तो वहाँ आपका उत्तर होना चाहिए कि अटलांटिक महासागर की जो प्लेट है वह रचनात्मक प्लेट है, वहाँ नए भूआकृतियों का लगातार निर्माण हो रहा है। तो आप फायर ऑफ रिंग देख चुके हैं जिसका विस्तार प्रशांत महासागर के पास है। लेकिन हम प्रशांत महासागर में ही एक क्वेश्चन और ढूंढ रहे हैं, हॉट स्पॉट की अवधारणा यही हमको मिल जाएगी। विश्व का जो सबसे बेहतरीन हॉट स्पॉट का जो उदाहरण है वह है हवाई द्वीप। कहाँ यार, यह आप देख रहे हैं कि यह हवाई द्वीप है प्रशांत महासागर के बिल्कुल केंद्र में। चारों तरफ महासागर का विस्तार है प्रशांत महासागर का, और यही अमेरिका का एक राज्य है जिसे हवाई द्वीप समूह या हवाई के नाम से जानते हैं। उसकी स्थिति प्रशांत महासागर के बीचों बीच होने के कारण इसे प्रशांत महासागर का चौराहा या पैसिफिक ओशन का ट्रैफिक कहते हैं। प्रशांत महासागर का चौराहा कौन सा है, तो हवाई द्वीप है। आपको यह भी हम यह तथ्य बता दें कि हवाई विश्व की सबसे बड़ी ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व का आकार में सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो वह है हवाई द्वीप पर, जिसका नाम है मोना लोआ। आकार की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो वह है मोना लोआ, और वह कहाँ स्थित है, हवाई द्वीप पर स्थित है। अगर क्वेश्चन यह भी पूछी जाए कि विश्व की सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो कौन सा है, तो वह भी हवाई द्वीप पर स्थित है और उसका नाम है कियालू। हवाई द्वीप की स्थिति आप देख रहे हैं कि प्रशांत महासागर के बीचों बीच है, जिसके कारण इसे प्रशांत महासागर का ट्रैफिक चौराहा कहते हैं। और आप यह भी देख रहे हैं यहाँ कोई रचनात्मक प्लेट नहीं है, कोई विनाशात्मक प्लेट नहीं है, यह प्रशांत महासागर के प्लेट पर ही स्थित है। फिर भी विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रफल आकार की दृष्टि से मोना लोआ हवाई द्वीप पर स्थित है। विश्व की सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कियालू भी हवाई द्वीप पर स्थित है। मोना लोआ का विस्तार इतना है कि हवाई द्वीप का आधा क्षेत्रफल मोना लोआ ने ले रखा है, मोना लोआ से घिरा हुआ है। तो अब यहां प्रश्न यह उठता है कि न रचनात्मक प्लेट का किनारा है, न विनाशी प्लेट का किनारा है, न यहाँ जो मोशन हो रहा है अपसारी गति हो रही है, न विसारी गति हो रही है, न अपसारी गति है न विसारी गति है। तो आखिर यहाँ ज्वालामुखी कहाँ से इतने सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ उपस्थित हैं? विश्व का आकार में सबसे बड़ा ज्वालामुखी यहाँ कैसे मोना लोआ उपस्थित है? तो इसका उत्तर प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत से नहीं दिया जा सकता है। इसके लिए हम दूसरे सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है हॉट स्पॉट, यानी गर्म क्षेत्र, गर्म स्थल, उष्ण स्थल। हवाई द्वीप के नीचे हॉट स्पॉट बना हुआ है, जो इसके नीचे की जो
चट्टानी स्थितियां हैं उनको पिघलाने का कार्य करता है, और वह पिघलने के कारण उनका आयतन बढ़ जाता है। और यहाँ पे हवाई द्वीप पे शांत महासागरीय जो तलहटी जो प्लेट है वह यहाँ कमजोर है, जिसके कारण यहाँ विस्फोट हुआ और ज्वालामुखी की उत्पत्ति हुई। हवाई द्वीप स्वयं एक ज्वालामुखी के रूप में स्थित है। तो आखिर ये हॉट स्पॉट है क्या, इसकी उत्पत्ति होती कैसी है, पहले हम इसके बारे में चर्चा कर लें। इसे हम मिटा दे रहे हैं। हम हॉट स्पॉट की चर्चा कर रहे हैं। पहले हमने प्लेट टेक्टोनिक में दो अपसारी गति और अभिसारी गति के रूप में चर्चा किया। उनका उदाहरण भी मैंने विश्व के मानचित्र में दिया। अटलांटिक महासागर अपसारी गति का या रचनात्मक प्लेट का उदाहरण है, वही प्रशांत महासागर अभिसारी गति या विनाशात्मक प्लेट का उदाहरण है। अब हम आते हैं हवाई द्वीप पर, जहां हॉट स्पॉट स्थित है। तो पृथ्वी के अंदर आखिर हॉट स्पॉट बने क्यों हैं? तो आप जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर रेडियो सक्रिय तत्व हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं। तो रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं वह ऊर्जा का निष्कासन करते हैं। तो पहली स्थिति हमारे पास आई रेडियो एक्टिव पदार्थ। दूसरी स्थिति क्या है हॉट स्पॉट बनने का? तो दूसरी स्थिति की यदि हम चर्चा करें तो हम यह पाएंगे कि पृथ्वी का जो कोर है वह सूर्य के तापमान के लगभग बराबर है। 6000 डिग्री सेल्सियस है पृथ्वी का कोर। तो क्या वहां से भी ऊर्जा एनर्जी रिलीज होती होगी ना, ऊर्जा का निष्कासन होता होगा ना। तो पृथ्वी के कोर से जो ऊर्जा का जो निष्कासन हो रहा है, उस ऊर्जा के निष्कासन के फलस्वरूप भी यह जो स्थल है जहां सर्वाधिक ऊर्जा का निष्कासन होता है वह स्थल हॉट स्पॉट बन जाता है। अर्थात कोर एनर्जी दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण फैक्टर है वह दाब है, यानी प्रेशर है। और यही तीन महत्वपूर्ण फैक्टर जब एक साथ जब मिलते हैं तो वहां पर हॉट स्पॉट की रचना होती है। किसी की भी अगर किसी भी तीन फैक्टर में अगर दो मिल जाए तब तो वहां सोने पे सुहागा है। यदि एक भी अगर अत्यधिक मात्रा में हो जाए, कोई एक, तब भी वहाँ हॉट स्पॉट की उत्पत्ति हो जाती है। मैंने पढ़ाया है कि दबाव के कारण भी घनत्व बढ़ेगा, घनत्व बढ़ेगा तो अणुओं के बीच घर्षण होगा, घर्षण होगी तो एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होगी तो वह नीचे के ठोस पदार्थों को पिघला देगी। पिघलने से उनका आयतन बढ़ेगा वास्तविक, और आयतन जब बढ़ेगा तो बाहर निकलने के लिए प्रयास करेंगे, और जहाँ पे वह कमजोर चट्टान पाएंगी या कमजोर प्लेट पाएंगी वहीं पे वो बाहर की तरफ टूट कर निकल जाएंगी। कोर एनर्जी जहां अधिक होगी यह भी चट्टानों को तोड़ देंगी, जहां चट्टान कमजोर होगी वहां, और वहां के पदार्थों को पिघलाते हुए बाहर आ जाएंगी। रेडियो एक्टिव पदार्थ की भी अगर अधिकता होगी तो वहां अत्यधिक ऊर्जा रिलीज होने के कारण वहां के जो पदार्थ होंगे, जो मेंटल होंगे, वह पिघलने शुरू हो जाएंगे, और पिघलने के कारण वहां भी आयतन बढ़ेगा। तो हवाई द्वीप पर इन तीनों स्थितियों को हम हॉट स्पॉट के नाम से जानते हैं। हॉट स्पॉट के नाम से जानते हैं। अतः हवाई द्वीप के नीचे हॉट स्पॉट की उपस्थिति है, और उसी हॉट स्पॉट की उपस्थिति ने विश्व के आकार में सबसे बड़े ज्वालामुखी का निर्माण किया है, वही विश्व के सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी का भी निर्माण किया है। आप यह पा रहे हैं कि रचनात्मक प्लेटों के किनारे भी विश्व के सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, इससे अधिक यही का कियालू है। रचनात्मक प्लेट या विनाशात्मक प्लेट, अब इसे भी हम केंद्रीय उद्गार के नाम से जानते हैं, केंद्रीय उद्भेदन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह एक केंद्र पर एक मुख पर स्थित है, यहाँ दरार नहीं है। तो यह भी जो हॉट स्पॉट ज्वालामुखी की जो स्थिति है, यह केंद्रीय उद्भेदन का ही एक प्रकार है। केंद्रीय उद्भेदन के अंतर्गत यह आएगा। और इस तरह से अगर विश्व के यदि हॉट स्पॉट की हम बात करें तो प्रमुख रूप से दो जगह, और वैसे तो बहुत सारी जगह दिखती हैं। पहला है हवाई द्वीप समूह और दूसरा है आइसलैंड। आइसलैंड, आप जानते हैं कि आइसलैंड के फैग्राडेल्स फॉल कुछ दिन पहले
आप समाचारों में सुने होंगे कि आइसलैंड की राजधानी कहाँ है? रेक्याविक। रेक्याविक से 35 किलोमीटर की दूरी पर फैग्राडेल्स फॉल हुआ था। फैग्राडेल्स फॉल जो वहाँ का माउंटेन है, यहाँ पे ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, यहाँ पे ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था। सेम कुछ दिन पहले, तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि फैग्राडेल्स फॉल कहाँ स्थित है, जहाँ शीघ्र ही हाल ही में ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है, तो वह क्या है? आइसलैंड। आप समाचारों में यह भी सुने होंगे फैग्राडेल्स फॉल पे यूरोपीय लोग जाकर यहाँ के जो लावा है वहाँ पर पिज्जा बर्गर गर्म करके खा रहे थे, यह भी समाचारों में था। तो विशेष रूप से फैग्राडेल्स फॉल यह आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह कहाँ स्थित है, तो वह आइसलैंड में स्थित है। तो आइसलैंड किसका हिस्सा है? हॉट स्पॉट का हिस्सा है। तो विश्व के जो हॉट स्पॉट स्थल हैं वह हवाई द्वीप है, आइसलैंड द्वीप है, रीयूनियन है। अफ्रीका में आप जाएंगे तो अफ्रीका के पूर्वी तट पर हिंद महासागर में रीयूनियन देखेंगे, वह भी हॉट स्पॉट है। उत्तरी अमेरिका का जो ये गालापेगोस जो द्वीप है, यह भी हॉट स्पॉट का उदाहरण है। रचनात्मक प्लेटें तो यहाँ, विनाशात्मक प्लेट तो यहाँ है, लेकिन यह प्रशांत महासागर के प्लेट पर स्थित है, यह भी हॉट स्पॉट का उदाहरण है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हवाई द्वीप, आइसलैंड, रीयूनियन, गालापेगोस, ये जो द्वीप हैं यह विश्व के प्रमुख हॉट स्पॉट के उदाहरण हैं जहाँ ज्वालामुखी की उत्पत्ति हुई है। तो इस तरह से विश्व में मुख्य रूप से ज्वालामुखियों की उत्पत्ति के आपने सिद्धांत पढ़े। उत्पत्ति के सिद्धांत में आपने यह पढ़ा प्लेट टेक्टोनिक और हॉट स्पॉट थ्योरी। अब हम आए कि ज्वालामुखी की उत्पत्ति के आगे हम बढ़ते हैं, तो इससे निःसृत होने वाले, निकलने वाले पदार्थ क्या हैं? बहुत बच्चों ने मुझे हेमंत पटेल बहुत सही, पल्लवी कुमारी सुपर डुपर हिट, अंगद बर्नवाल गुड सर, देव द्विवेदी। हम आपसे अगर बात करें इससे निकलने वाले, निःसृत होने वाले पदार्थों को, अब हम मैप दूसरा बनाने जा रहे हैं। अब किनारों या बीच में हम नहीं बनाएंगे। तो यह पृथ्वी का तल है, यहां से ज्वालामुखी की उत्पत्ति हो रही है। तो आप देखेंगे जो केंद्रीय उद्गार है वहां से तीव्रता से ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है, और जहां से मैग्मा निकलता है इसे मैग्मा चैम्बर कहते हैं। यहाँ से मैग्मा बाहर निकल रहा है तो इसे हम मैग्मा चैम्बर के नाम से जानते हैं। यह जो जहाँ से जिस नली के द्वारा, जिस पाइप के द्वारा यह निकलती है, इसे ज्वालामुखी पाइप कहते हैं। और ऊपर का जो छिद्र है इसे ज्वालामुखी का मुख कहते हैं, और उसी मुख के नाम पर, इसका नाम पर जो पड़ा है वह ज्वालामुखी पड़ा है। अगर आपसे कोई यह प्रश्न करे कि ज्वालामुखी किसे कहते हैं, तो आपका सिर्फ इतना आंसर होना चाहिए, माउथ ऑफ फायर, आग का मुख, अर्थात एक ऐसा मुख जहां से आग निकलता हो। तो ज्वालामुखी के मुख से क्या निकलता है, तो आप पाएंगे कि पृथ्वी के अंदर की जो तप्त उष्मा है, जो तप्त ऊर्जा है, वह बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। अर्थात एनर्जी यहाँ से, पृथ्वी के अंदर की जो एनर्जी है वह यहाँ से रिलीज हो रही है, और उसी रिलीज होने के कारण इसे ज्वालामुखी कहते हैं। तो ज्वालामुखी का शाब्दिक अर्थ है माउथ ऑफ फायर, आग का मुख। अब इससे क्या क्या निकल रहा है ये अलग की बात है। तो यहाँ से जब मैग्मा निकल रहा है तो जब तक इस मुख के पास तक है, वायुमंडल, पृथ्वी के वायुमंडल के संपर्क में मैग्मा नहीं आया है, तब तक वो मैग्मा है। पिघला हुआ जो पदार्थ है जो पृथ्वी के अंदर का, उसे हम मैग्मा कहते हैं। इस पिघले हुए पदार्थ को इस पृथ्वी, यहाँ इस मुख तक हम मैग्मा के नाम से जानते हैं, इसे हम मैग्मा कहते हैं। लेकिन जैसे ही यह वायुमंडल के संपर्क में आता है और ये
किनारों पर फैलने लगता है, इसे हम लावा के नाम से जानते हैं। जब तक वायुमंडल के संपर्क में नहीं है तो पृथ्वी के अंदर का पिघला हुआ पदार्थ मैग्मा है। वायुमंडल के संपर्क में आते ही वह अब मैग्मा नहीं है बल्कि लावा है। दूसरी महत्वपूर्ण फैक्ट की तरफ अगर हम चलें तो यह जब लावा है यह धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, और यह जब तक गर्म है तभी तक लावा है। याद रखिएगा इस बात को, यह जब तक गर्म है, यह पिघला हुआ पदार्थ, पृथ्वी के अंदर का यह जो पिघला हुआ पदार्थ है जो बाहर आकर फैल रहा है, जब तक गर्म है तभी तक लावा है। यदि यह ठंडा हो गया तो फिर यह आग्नेय चट्टान हो जाता है, इग्निशियस रॉक हो जाता है। यह आग्नेय चट्टान के नाम से, इसे आग्नेय चट्टान के नाम से जानते हैं। 3 फैक्ट हैं। पहला, पृथ्वी के अंदर जो ज्वालामुखी के मुख तक जो वायुमंडल के संपर्क में नहीं आया है, पृथ्वी का पिघला हुआ पदार्थ, पृथ्वी के अंदर का पिघला हुआ पदार्थ मैग्मा कहा जाएगा। जैसे ही वह वायुमंडल में आकर बाहर की तरफ फैलने लगता है, लेकिन वह गर्म अवस्था में होता है, वह लावा कहलाता है। और जैसे ही लावा ठंडा हो जाता है, वह कठोर हो जाता है, वह आग्नेय चट्टान के रूप में हमारे सामने होता है। यहां तक बात समझ में आ रही है कि आग्नेय चट्टान की भी उत्पत्ति हो चुकी है। अब यहां से निकलने वाले पदार्थ इतनी आसानी से थोड़ी निकलते हैं, तोड़ कर निकलते हैं, और तोड़ने के कारण इसमें बड़े बड़े कंकड़ पत्थर टुकड़े होते हैं, और ये उड़ते हैं यहाँ से मुख से, तो बड़े बड़े हमें बोल्डर्स के रूप में और छोटे छोटे धूल कणों के रूप में भी हमें दिखाई देते हैं। तो जो बड़े बोल्डर होते हैं उन्हें ज्वालामुखी बम के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के गर्भ से निकलने वाले बड़े बड़े बोल्डर जो निकलते हैं या किनारों पर जो लुढ़क भी जाएं, इन्हें हम ज्वालामुखी बम के नाम से जानते हैं। क्योंकि बम इसलिए कि यदि वे कहीं अगर उड़ करके अगर कहीं गिर गए अगर किसी पर, तो वह बम का ही कार्य करते हैं, उसका विनाश कर देते हैं। किसी घर पर गिरेंगे तो तोड़ देंगे घर को, किसी व्यक्ति पर गिरे तो फिर उसका कचूमर निकल जाएगा। तो सीधी सी बात है कि इसे हम ज्वालामुखी बम के नाम से जानते हैं। इससे छोटे जो टुकड़े हैं इन्हें लैपली के नाम से जाना जाता है। उससे छोटे जो टुकड़े होते हैं उन्हें हम एस्कोरिया के नाम से, जो मटर या चने के बराबर होंगे, उन्हें हम एस्कोरिया के नाम से जानते हैं। आपको मैं बता दूं, यह प्रश्न हो सकता है कि पृथ्वी से सबसे पहले क्या निकलता है? क्या सीधे सीधे मैग्मा बाहर आ जाता है? तो जी नहीं, पृथ्वी से सबसे पहले निकलने वाला जो पदार्थ होता है वह जलवाष्प होता है, वह जलवाष्प होता है और गैसें होती हैं। पृथ्वी से ज्वालामुखी से निकलने वाले जो प्रारंभिक पदार्थ होते हैं, जो प्रारंभिक चरण में जो चीज निकलती है पृथ्वी के अंदर से, वे जलवाष्प और गैसों के रूप में होती है। तो अगर कोई ज्वालामुखी अगर सुसुप्त अवस्था में पड़ा होता है और वह नगरों के किनारे या जहां मानव बस्तियां हैं उनके किनारे होता है, तो उनके ऊपर निगरानी रखी जाती है कि कहीं वहां से जलवाष्प तो नहीं निकल रहा है, कोई गैस तो नहीं निकल रही है। अगर जलवाष्प या गैस अगर निश्चित हो रहा है, निकल रहा है, रिलीज हो रहा है, तो सीधी सी बात है कि ज्वालामुखी फटने वाली है, ज्वालामुखी फट सकती है। जरूरी नहीं कि जलवाष्प 1 दिन निकले, 2 दिन निकले, हो सकता है 6 महीने तक जलवाष्प गैसें निकलती रहें, 6 महीने बाद ज्वालामुखी फटे। तो उनकी निगरानी की जाती है और सबसे पहले जलवाष्प और गैसें निकलती हैं। ज्वालामुखी के संपूर्ण पदार्थों में अगर पूरे आयतन को हम ले लें तो सबसे अधिक जो मात्रा होती है वह जलवाष्प की होती है। तो यह क्वेश्चन रहा है कि ज्वालामुखी से सबसे अधिक मात्रा में क्या निश्चित होता है, क्या निकलता है, तो लोग अक्सर लावा लगा देते हैं या मैग्मा लगा देते हैं, जबकि वह आंसर आपका है जलवाष्प। सर्वाधिक मात्रा में ज्वालामुखी से जो निकलने वाला पदार्थ है वह जलवाष्प है। गैसें भी निकलती हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ठोस पदार्थ मैग्मा, जिसे आप प्लाज्मा अवस्था में होती हैं, लावा, यहाँ से लेकर जलवाष्प, गैस, यहाँ राख भी निकलता है। जब कोई चीज़ चलता है तो राख हो जाता है, तो इसमें राख की मात्रा भी होती है, राख भी इसमें निकलता है।
और इस तरह से ये सारी चीज़ें ज्वालामुखी मैग्मा चेंबर से ज्वालामुखी के मुख से बाहर आता है। मानिए यहाँ ज्वालामुखी फूट गई है और इसी समय बारिश हो जाए, तो जो जहाँ मूल रूप से जहाँ मैग्मा है वहाँ तो बहुत हद तक वो जो जल है वो भाप बनकर उड़ जाएगा, लेकिन जहाँ राख की अधिकता होगी या जो किनारों का जो मैग्मा होगा वो तो ठंडा होने लगेगा ना, और उस ठंडे हुए लावा को टफ के नाम से जाना जाता है। टफ, अगर यह पूछा जाए टफ क्या है, जिसे ज्वालामुखी कीचड़ कहते हैं। टफ क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कीचड़। अगर कोई भी अगर वस्तु है, अगर धूल वगैरह कण है, वहाँ जल डाल दीजिए, वह कीचड़ का रूप ले लेगा। तो अगर यहाँ पे बारिश हो जाए या अगर कहीं आसपास तालाब हो, नदी हो, झील हो, वहाँ अगर लावा प्रवाहित होते हुए चला जाए तो उसे हम टफ कहेंगे। जल में अगर वो मिल जाए तो वह टफ है, सीधी सी बात है। और जो आप दाने के छोटे छोटे जो मटर या चने के आकार के, जिन्हें आप स्कोरिया कह रहे थे, अगर ये आपस में संगठित होकर मिल जाते हैं तो यह क्रिस्टल का रूप ले लेते हैं, क्रिस्टलीय रूप में आ जाते हैं। यह चने के जो स्कोरिया क्रिस्टलीय रूप में आ जाते हैं और ये कीमती जवाहरात या पत्थर का चट्टान का रूप ले लेते हैं। और इस तरह से आप एक प्रमुख गैस है रेडान। गैसों में आप देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि, अमोनिया, नाइट्रोजन और प्रमुख रूप से रेडान की उपस्थिति होती है। अब क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ज्वालामुखी से रेडान निकलता है या नहीं, तो रेडान की ही भी यहाँ उपस्थिति होती है। तो विशेष रूप से गैसों में ये सारी गैसें निकलती हैं। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ तरल पत्थरों के, छोटे छोटे पत्थरों या बड़े पत्थरों के रूप में ठोस, जलवाष्प और गैसों के रूप में गैसीय अवस्था, यहाँ से तीनों अवस्थाएं रिलीज हो रही हैं। तो इस तरह से इससे निश्चित होने वाले पदार्थ को आप देख रहे हैं। हम इसके अगले चैप्टर पर चल रहे हैं। एक चीज और यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये जो लावा निकल रहे हैं, जो ज्वालामुखी से जो लावा निकल रहे थे, तो लावा दो प्रकार के होते हैं। जो लावा होते हैं यह दो प्रकार के होते हैं। एसिड लावा, जिसे अम्लीय लावा के नाम से जाना जाता है, और दूसरा क्षारीय लावा। अम्लीय लावा और क्षारीय लावा। एसिड की मात्रा के आधार पर, सल्फर की मात्रा के आधार पर, गंधक की मात्रा के आधार पर एक अम्लीय प्रकार का लावा पाया जाता है और दूसरा क्षारीय प्रकार का लावा पाया जाता है। अम्लीय प्रकार का जो लावा होता है, एसिड लावा जो होता है, वह तरल अवस्था में होता है, अपेक्षाकृत, ऐसा मत समझिए पानी की तरह होता है। क्षारीय लावा की अपेक्षाकृत तरल अवस्था में होता है, जबकि जो क्षारीय लावा होता है अम्लीय लावा की अपेक्षा गाढ़ा होता है। ठोस तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसे हम गाढ़ा कह सकते हैं। श्याम जाटव, द वे ऑफ टीचिंग, वेरी वेरी गुड सर। आप देख रहे हैं कि जो लावा है वह दो प्रकार का होता है, अम्लीय लावा और क्षारीय लावा। अम्लीय लावा जो होता है यह तरल अवस्था में विशेष रूप से होता है, और जो क्षारीय लावा होता है यह 1 मिनट। लावा के प्रकार।
एसिड लावा और बेस लावा। जो बेस लावा होता है, बेस का मतलब क्षारीय, एसिड का मतलब आप लावा के प्रकार देख रहे हैं। लावा के प्रकार में आप एसिड लावा जिसे अम्लीय लावा और बेस लावा जिसे क्षारीय लावा कहते हैं। एसिड लावा जो होता है वह ग्रेनाइट का एक विशेष प्रकार है, जबकि जो बेस लावा या क्षारीय लावा होता है वह बेसाल्ट का विशेष रूप से विशेष प्रकार है। जो ग्रेनाइट लावा होता है यह हल्का होता है, यह जो एसिड लावा होता है विशेष तौर से यह भारी यह जो गाढ़ा होता है, और गाढ़ा होने के कारण जो एसिड लावा होता है यह पर्वतों का या शंकु का रूप ले लेता है, जबकि बेस लावा होता है वह बेसाल्ट चट्टानों की तरह होता है और इससे पठारों का निर्माण होता है और इससे पर्वतों का निर्माण होता है। एसिड लावा और बेस लावा बेसाल्ट से निर्मित होते हैं, जबकि एसिड लावा ग्रेनाइट निर्मित होते हैं। बेस लावा से पठारों का निर्माण होता है, जबकि ग्रेनाइट लावा से पर्वतों का निर्माण होता है। आप जानते हैं कि जो हमारे दक्षिण भारत के जो दक्कन का पठार है वह बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। एक बात बताइए, जो चीज फैलेगा सतह पर वह गाढ़ा होगा तब फैलेगा या फिर पतला होगा तब फैलेगा? तो आपका सीधा सा अर्थ यह होगा, जो गाढ़ा होगा वह कम फैलेगा और जो पतला होगा वो अत्यधिक फैलेगा। तो जो बेस लावा है यह हल्का और पतला होता है और यह फैलने लगता है। हल्का होता है और हल्का होने के कारण यह पतला होता है और यह फैलने लगता है और फैलने के कारण पठारों का निर्माण होता है। जबकि एसिड लावा गाढ़ा होता है और भारी होता है, जिसके कारण यह कम फैलता है और ज्वालामुखी शंकु का निर्माण या पर्वतों का निर्माण करता है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ज्वालामुखी लावा के भी दो प्रकार हैं, एसिड लावा, क्षारीय लावा। यह निर्धारित किससे किया जाता है, किस तत्व के आधार पर? जो एसिड लावा है और जो बेस लावा है, इसे सिलिका की मात्रा के आधार पर निर्धारित किया जाता है। जिस लावा में सिलिका की मात्रा 65% से 85% तक होती है उसे एसिड लावा कहते हैं, और जिस लावा में सिलिका की मात्रा 45% से लगभग 55% होती है उसे हम क्षारीय लावा, या 65% तक होती है यानी 65% से नीचे है तो वह क्षारीय है, और 65% से ऊपर है सिलिका की मात्रा तो वह एसिड लावा है। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, लावा को हम दो बराबर भागों में बांटते हैं, दो हिस्सों में दो वर्गीकृत करते हैं, जिन्हें एसिड लावा और बेस लावा के नाम से जानते हैं। एसिड लावा गाढ़ा एवं चिपचिपा होता है, जबकि बेस लावा पतला एवं हल्का होता है। एसिड लावा गाढ़ा एवं चिपचिपा होने के कारण वह दूर तक नहीं फैल पाता है और शंकु का निर्माण करता है। वही शंकु विशाल होकर माउंटेन का रूप ले लेते हैं, जबकि बेस लावा जो होता है वह पतला होता है और हल्का होता है, जिसके कारण वह सतह पर फैलने लगता है और पठारों का रूप ले लेता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो ज्वालामुखी पर्वत हैं वह किस लावा के उदाहरण हैं, तो आपको बताना चाहिए कि एसिड लावा के उदाहरण हैं, और जो पठार हैं वो किस लावा के उदाहरण हैं, तो आपको बताना चाहिए वो बेस लावा या क्षारीय लावा के उदाहरण हैं। भारत का जो दक्षिण भारत का जो पठार है वह बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है, तो इसमें बेसाल्ट इसे कहते हैं और इसे हम ग्रेनाइट कहते हैं। यहाँ क्लियर हो गया कि लावा के दो प्रकार हैं, एसिड और क्षारीय बेस, और यह निर्धारित किससे किया जाता है? सिलिका की मात्रा के आधार पर, जिसमें सिलिका की मात्रा 65% से 85% तक होती है या उससे अधिक भी हो सकती है, वह एसिड लावा है, और जिसमें सिलिका की मात्रा 65% से कम होगी वह बेस या क्षारीय लावा होगी। ज्वालामुखी उद्गार के आधार पर हम ज्वालामुखी का वर्गीकरण करेंगे।
एक व्यक्ति हैं जिनका नाम लैक्रोई है। उन्होंने 1908 ईस्वी में मिश्रित पदार्थ लैक्रोई ने ज्वालामुखी की सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखियों का वर्गीकरण 3 भागों में किया और वह सन था 1908 ईस्वी। लैक्रोई ने 1908 ईस्वी में ज्वालामुखी की सक्रियता के आधार पर, एक्टिविटीज के आधार पर 1908 ईस्वी में 3 भाग में वर्गीकरण किया, जिसे आप पढ़ते हैं जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी। दूसरा आप पढ़ते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी और तीसरा मृत ज्वालामुखी या शांत ज्वालामुखी। लैक्रोई ने ज्वालामुखी की सक्रियता के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया, जागृत ज्वालामुखी या सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो, दूसरा सुषुप्त ज्वालामुखी और तीसरा मृत या शांत ज्वालामुखी। उन्होंने कहा कि वे ज्वालामुखी जो हमेशा एक्टिव रहते हैं, उनकी क्रियाशीलता बनी रहती है, उन्हें जागृत ज्वालामुखी या सक्रिय ज्वालामुखी कहा गया। वे ज्वालामुखी जो ऐतिहासिक काल, याद रखिए इस तथ्य को, वे ज्वालामुखी जो ऐतिहासिक काल में सक्रिय रहे हैं लेकिन इस समय सो रहे हैं, सुषुप्तावस्था में हैं, वो कभी भी सक्रिय हो सकते हैं, ज्वालामुखी का विस्फोट हो सकता है, उद्गार हो सकता है, उन्हें सुषुप्त ज्वालामुखी के अंतर्गत रखा गया। तीसरा वे हैं मृत ज्वालामुखी कि ऐतिहासिक काल में इनकी सक्रियता का हमें पता नहीं है कि ये ज्वालामुखी ऐतिहासिक काल में सक्रिय रहे हैं। उन ज्वालामुखियों को हम मृत या शांत ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। यदि जो ज्वालामुखी ऐतिहासिक काल में यदि एक भी बार सक्रिय हुआ है, वह सुषुप्त ज्वालामुखी के अंतर्गत आएगा। जरूरी नहीं कि वह सोया हुआ है तो न जगे या मृत है तो न जगे, यह भी जग सकता है, मृत ज्वालामुखी भी जग सकता है। लेकिन यह वर्गीकृत करने का जो आधार है वह यह है कि ऐतिहासिक काल में अभी तक यह सक्रिय नहीं हुआ है। जब से मानव ने इतिहास लिखना, ऐतिहासिक काल जब से शुरू हुआ है, तब से इसकी सक्रियता के प्रमाण नहीं मिले हैं। इसी यही कारण है कि इसे मृत कहा गया है। ऐतिहासिक काल में जिसकी सक्रियता एक बार सक्रिय या 2 बार सक्रिय होकर शांत पड़ा हुआ है, वह सुषुप्त ज्वालामुखी है। ऐसा नहीं है कि मृत ज्वालामुखी अब मर गया है, कभी वहां ज्वालामुखी उत्पन्न ही नहीं होगा, इस भ्रम में मत रहिएगा। अक्सर हम यही पढ़ते हैं कि वो ज्वालामुखी जो कभी सक्रिय होने वाले नहीं हैं, ऐसा नहीं है। ऐतिहासिक काल में कभी सक्रिय नहीं रहे हैं, यही कारण है, इनकी सक्रियता का कोई आधार, पता ठिकाना आधार नहीं है, यही कारण है कि इन्हें हम मृत कहते हैं। लेकिन ये भी हो सकते हैं बाय फ्यूचर। सुषुप्त ज्वालामुखी ऐतिहासिक काल में सक्रिय रहे हैं लेकिन वर्तमान में सोए हुए हैं, ये कभी भी फट सकते हैं, क्योंकि ऐतिहासिक काल में अभी हम इसे ऐसे, अगर इस बात को हम समझें कि जो व्यक्ति आप अगर कमरा लेकर या आपका घर, जो व्यक्ति आपका मित्र आपके घर अगर एक बार भी अगर आ गया हो आपके रूम पर, आप जानते हैं कि हमारा ये दोस्त मेरे कमरे पर आया है आज, या कभी का आया हुआ है, तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि वह आपका दोस्त आपके पास कभी भी आ सकता है। उसे जब भी जरूरत पड़ेगी वह आपके कमरे पर आ जाएगा, क्योंकि आपका कमरा देख रहा है। लेकिन जो दोस्त, आपको ये पता है कि हमारा वो दोस्त मेरा रूम ही नहीं देख रहा है, तो उससे आप निश्चिंत हो जाते हैं कि वो जब देखा ही नहीं है मेरा कमरा, तो आएगा कहाँ से? उसने मेरा घर ही नहीं देखा है तो मेरे घर तक पहुंचेगा कैसे? लेकिन हमें ये भ्रम नहीं पालनी चाहिए। कारण यह है कि वह भी पता ठिकाना करता हुआ आपका दरवाजा, आपका रूम खोज सकता है। तो ऐतिहासिक काल में इनके सक्रिय होने की जानकारी नहीं है, इसीलिए हम इसे मृत कहते हैं। हम ये मान लेते हैं कि अब ये सक्रिय होने वाले नहीं है। जैसे आप मान लेते हैं कि वो मेरा कमरा नहीं देख रहा है तो नहीं आएगा आपके कमरे तक, लेकिन हो सकता है आपके दूसरे दोस्त से पूछकर वो पहुंच जाए। तो ऐतिहासिक काल में इसकी सक्रिय होने की जानकारी, एक्टिव होने की जानकारी नहीं है, तो हम मृत कह देते हैं। जबकि ऐतिहासिक काल में सक्रिय रहा तो हम कहते हैं अरे यार ये सक्रिय रह चुका है, कभी भी आ सकता है, तो इसे हम सुषुप्त कह देते हैं। और ये हमेशा आपके कमरे पर जो दोस्त आता रहता है वह आपका एक्टिव फ्रेंड है, और उसे आप जागृत ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं।
और इस तरह 3 तरह के ज्वालामुखी हमारे सामने दिखाई देते हैं। मैं आपको एक फैक्ट के रूप में यह बता दूं कि विश्व के सबसे सर्वाधिक जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं वह प्रशांत महासागर के किनारों पर या विनाशी प्लेटों के सहारे स्थित हैं। तो एक फैक्ट यहाँ मैं आपको बता दूं, विनाशी प्लेटों के सहारे या अभिसारी गति से 85% पृथ्वी के ज्वालामुखी उपस्थित हुए हैं। पूरे पृथ्वी के 85% जो ज्वालामुखी हैं वो विनाशी प्लेटों के सहारे या अभिसारी गति के सहारे पृथ्वी पर उत्पन्न हुए हैं। जो 15% ज्वालामुखी हैं वह रचनात्मक प्लेटों या अपसारी गति के सहारे उपस्थित हैं। बाकी बचे जो 5% जो पृथ्वी के जो ज्वालामुखी हैं, ये 5% जो पृथ्वी के जो ज्वालामुखी हैं ये हॉट स्पॉट के कारण हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक ज्वालामुखी किसके कारण हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए अभिसारी गति के कारण या विनाशी प्लेटों के सहारे हैं। 85% ज्वालामुखियों की उपस्थिति विश्व में। अपसारी गति या संरक्षित रचनात्मक प्लेट के सहारे ज्वालामुखियों की उत्पत्ति का प्रतिशत क्या है, तो वह 15% है। हॉट स्पॉट के कारण ज्वालामुखियों की उपस्थिति का प्रतिशत क्या है, तो वह 5% है। इस तरह से इन संपूर्ण ज्वालामुखियों की जो उपस्थिति है वह 100% हो जाती है। 85%, 15% और 5%। हम बात करें सक्रिय ज्वालामुखी, तो आप जानते हैं कि पृथ्वी का जो साउथ पोल है, अंटार्कटिका जो द्वीप है, कॉन्टिनेंट है, वहां पर भी इतनी बर्फबारी के बीच भी सक्रिय ज्वालामुखी है और उस सक्रिय ज्वालामुखी का नाम माउंट एरेबस है। माउंट एरेबस है। अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो माउंट एरेबस है, जो रॉस बेस पर स्थित है। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के रॉस बेस पर स्थित है एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जिसे माउंट एरेबस के नाम से जाना जाता है। अगर यह क्वेश्चन किया जाए कि किस महाद्वीप पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है, न सक्रिय, न सुषुप्त, न मृत या शांत, तो वह कौन सा महाद्वीप होगा, तो वह है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। यहाँ तक कि अंटार्कटिका में भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। लगभग 6 यहाँ मृत, अंटार्कटिका महाद्वीप में 6 मृत ज्वालामुखी हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ एक भी किसी प्रकार की कोई ज्वालामुखी नहीं है। सक्रिय ज्वालामुखी जहाँ हमेशा मैग्मा के सहारे लावा का उद्गार, वाष्प गैसों का उद्गार वगैरह होता रहे, उसे सक्रिय। जहाँ होने की संभावना बने सुषुप्त, और जहाँ होने की संभावना नहीं है लेकिन हो सकता ऐसा नहीं है, ऐतिहासिक काल में इसकी जागृत होने की हमें प्रमाण नहीं मिला है, उसे हम मृत कहते हैं, मृत ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत का जो बैरन द्वीप पे स्थित जो ज्वालामुखी है, जिसे बैरन ज्वालामुखी के नाम से आप जानते हैं, वह भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो प्रशांत महासागर में अंडमान निकोबार द्वीप के बैरन द्वीप पर स्थित है, जिसे बैरन ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं, अक्सर पूछा जाता है। तो यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का मृत ज्वालामुखी जो ऐतिहासिक काल में कभी प्रस्फुटित नहीं हुआ, तो वह नारकोंडम है, जो बैरन द्वीप के उत्तर में स्थित है। तो यह भारत का प्रमुख, यह भी कहाँ स्थित है, हिंद महासागर में, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। बैरन नारकोंडम द्वीप की ज्वालामुखी। विश्व के ज्वालामुखियों की हम बात करें, सक्रिय ज्वालामुखियों की, तो आप पाएंगे कि इटली में 3 मुख्य रूप से सक्रिय ज्वालामुखियां हैं। माउंट विसुवियस, माउंट एटना, माउंट स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली जो है यह आपकी इटली की स्थिति है, और यहीं पर एक द्वीप है जिसे सिसिली द्वीप के नाम से जाना जाता है, इसी सिसिली द्वीप के
के एक हिस्से में आपका माउंट एटना या एटना ज्वालामुखी है। और इसी सिसिली द्वीप के यहाँ पर आप देखेंगे जिसे लिपारी द्वीप के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर माउंट स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है। और इसी स्ट्रोम्बोली को या भूमध्य सागर में स्थित होने के कारण इसे हम भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। यह भूमध्य सागर की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है और यहाँ ऐसी गैसों का प्रस्फुटन होता है कि आसमान में लगता है जैसे ज्वालाएं जल रही हैं, जिसके कारण इसे माउंट स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो माउंट वेसुवियस है, इटली के दक्षिणी हिस्से पर, दक्षिणी पश्चिमी हिस्से पर माउंट वेसुवियस है। और माउंट वेसुवियस अपने समय 79 BC ईसा वर्ष पूर्व में 79 ईसा वर्ष पूर्व में माउंट वेसुवियस द्वारा यहाँ के दो प्रमुख नगरों पोम्पेई और हरक्यूलिस का नाश किया जा चुका है। माउंट वेसुवियस की तलहटी में दो नगर बसे हुए थे, पोम्पेई नगर था और 79 ईसा वर्ष पूर्व में 79 ईसा वर्ष पूर्व में इसमें विस्फोट हुआ और वह शहर पूरी तरह से ज्वालामुखी लावा के भीतर दबकर समाप्त हो गया। आज भी उस नगर के अवशेष यहाँ पाए जाते हैं। यह एक प्रकार का माउंट वेसुवियस सुसुप्त प्रकार का ज्वालामुखी है। इसके विस्फोट की संभावना अक्सर बनी रहती है, लेकिन ये दोनों जो ज्वालामुखी हैं जो सिसिली द्वीप और लिपारी द्वीप पे स्थित हैं, माउंट एटना और स्ट्रोम्बोली, ये दोनों सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। यह विश्व का मानचित्र है। आप विश्व में यह देख रहे हैं, यह इटली है। यह इटली है और यहीं पर स्ट्रोम्बोली, माउंट एटना और माउंट वेसुवियस स्थित हैं। हम बात करें तो यह राइन घाटी भ्रंश है, राइन नदी की भ्रंश घाटी है। यहाँ पर भी दरारी उद्भेदन के कारण ज्वालामुखियों की स्थिति पाई जाती है। अफ्रीका में आप पाएंगे कि यह ग्रेट रिफ्ट वैली है। अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में, पूर्वी तट पर आप देख रहे हैं कि एक ग्रेट रिफ्ट वैली है और ग्रेट रिफ्ट वैली के पास भी ज्वालामुखियों की स्थिति पाई जाती है, जिसमें प्रमुख है आपका माउंट किलिमंजारो, माउंट किनियाग्रा और यहीं पर युगांडा में माउंट एल्गन है जो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। जहां माउंट किलिमंजारो, माउंट किनियाग्रा या माउंट कीनिया दोनों मृत ज्वालामुखी हैं, वही जो माउंट एल्गन है जो युगांडा में स्थित है, यह सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। आप यहाँ पर देखेंगे माउंट गल्फ ऑफ गिनिया के तट पर, कोस्ट पर, तो आप यहाँ पाएंगे कि माउंट कैमरून है और यह भी एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है जो कैमरून देश में, कंट्री में ही स्थित है। यह दक्षिणी अमेरिका है। अमेरिका के तटों पर आप देखेंगे तो कई सारे आप देखेंगे तो कई सारे ज्वालामुखी पर्वत स्थित हैं, जिसमें प्रमुख रूप से अगर हम कहें कि विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी कौन सी है, तो विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी आप देखेंगे तो यहाँ पर स्थित है माउंट कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी विश्व की सबसे अधिक ऊंची, सर्वाधिक ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी है। अगर यह पूछा जाए विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी कौन सी है, विश्व की सबसे अधिक ऊंची ज्वालामुखी कौन सी है, तो वह माउंट कोटोपैक्सी है। लेकिन अगर प्रश्न थोड़ा सा बदल दिया जाए और यह पूछा जाए कि सर्वाधिक अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी कौन है, तो वह है ओजस डेल सलाडो। ओजस डेल सलाडो सबसे अधिक, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत, अगर क्वेश्चन यह हो कि सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत कौन सी है, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, तो आपका आंसर होगा माउंट कोटोपैक्सी। लेकिन यही क्वेश्चन बदल दिया जाए कि सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी कौन सा है, तो ओजस डेल सलाडो हो जाएगा।
कारण यह है कि यह सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है। अब दो व्यक्ति हों, एक व्यक्ति मुझसे छोटा हो या एक व्यक्ति मुझसे बड़ा हो, एनीवन कुछ भी हो सकता है, तो हम एक व्यक्ति मुझसे बड़ा है और हमें उससे अधिक ऊंचा होना है, तो मैंने क्या किया कि स्टूल लगा लिया, उस पर खड़ा हो गया। तो अगर यह क्वेश्चन अगर यह पूछा जाए कि सबसे अधिक ऊंचा व्यक्ति कौन है, तो जो धरती से खड़ा है वह सबसे अधिक ऊंचा है। लेकिन यदि वही क्वेश्चन यह कर दिया जाए कि सबसे अधिक ऊंचाई पर खड़ा व्यक्ति कौन सा है, तो वह मैं हो जाऊंगा, क्योंकि मैं स्टूल लगाकर खड़ा हुआ हूं। तो यह जो ओजस डेल सलाडो है, यह विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है, जबकि माउंट कोटोपैक्सी विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी पर्वत है। स्पष्ट हो रहा है ना? और इस तरह से उत्तरी अमेरिका में आप आएंगे तो आप पाएंगे कि यहां पर एक कटमई, अलास्का में एक कटमई पहाड़ी है। कटमई, अलास्का में एक कटमई पहाड़ी है और इस कटमई पहाड़ी को 10,000 धुआरों की घाटी कहा जाता है। वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स, द वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स कहा जाता है 10,000 धुआरों की घाटी। सीधी सी बात है, यह कटमई है। और कटमई में मैंने शुरू में पढ़ा था कि वाष्प के साथ साथ बहुत सारी गैसें निकलती हैं और जिन गैसों में सल्फर की मात्रा अधिक होती है। याद रखिए, यहाँ पर प्रमुख फैक्ट है कि जिन ज्वालामुखी के गैसों में सल्फर की मात्रा अधिक होती है उन गैसों को सल्फोतारा कहते हैं, सुल्फतारा कहते हैं। उन्हें सुल्फतारा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ गंधक की मात्रा, सल्फर की मात्रा अधिक है और अधिक होने के कारण इन्हें सुल्फतारा कहा जाता है। धुंध की स्थिति छाई रहती है और ये विशेष रूप से ज्वालामुखी के अंतिम अवस्था के प्रतीक हैं। जब अंतिम अवस्था में जाता है तो उसकी सांसें बहुत तेज चलती हैं, शारीरिक जो एक्टिविटी जो होती है वह कम हो जाती है, क्षीण हो जाती है, जबकि उसकी सांसें जो होती हैं और धड़कन होती है वह बढ़ जाती हैं। वैसे ही ज्वालामुखी जब अपने अंतिम अवस्था में होते हैं तो उनकी जो धड़कनें होती हैं और सांसें होती हैं वो बढ़ जाती हैं, एक्टिविटीज कम होती हैं। यहाँ से मैग्मा के रूप में लावा, तमाम सारे पदार्थ निकलने कम हो जाते हैं या नगण्य हो जाते हैं, जबकि धुआं की मात्रा, स्मोक्स की मात्रा, धुआरा की मात्रा, फ्यूमोल्स की मात्रा अधिक हो जाती है। और इस तरह से जो कटमई पर्वत है जो अलास्का में, संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का में स्थित है, इसे 10,000 धुआरों की घाटी, वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स के नाम से जाना जाता है। तो वह स्थान कौन सा है? कटमई। तो आप इसे याद रखिएगा। दूसरी चीज कि आप देखे होंगे गर्म झरने, आपने देखा है गर्म जल का झरना। तो ज्वालामुखी से दो चीजें और पैदा होता है, जिसे गेसर और गर्म जल स्रोत, हॉट स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है। जो गेसर होता है या गर्म जल का, जैसे पृथ्वी के अंदर भूगर्भ में जल है कि नहीं, जल है, जगह जगह जल पृथ्वी के भूगर्भ में स्थित है। अगर उसी जल का अगर स्राव होकर जो ज्वालामुखी की जो पाइप है, जो नली है, उससे वह जुड़ जाए, क्या होगा? वह गर्म जो जल है अंतिम अवस्था में आने के बाद बहुत तेजी से गर्म होकर ऊपर की तरफ उछलेगा, और जब ऊपर की तरफ उछलेगा तो वह कई सौ फीट तक की ऊंचाई तक वह गर्म जल जाएगा, कई सौ फीट तक की वह ऊंचाई तक गर्म जल जाएगा। और यह जो गर्म जल जो जा रहा है, जो पाइप से जुड़ा हुआ है, और उसी को हम गेसर कहते हैं। जबकि गर्म जल स्रोत में होता है, यह हमेशा नहीं होता है, अनवरत लगातार यह क्रिया नहीं चलती है। जल इकट्ठा होता है और अचानक फिर बाहर निकलता है, तो यह कुछ देर के बाद अंतराल पर, कुछ समय अंतराल पर जल बाहर निकलता है और बहुत तेजी से फव्वारे के रूप में बाहर निकलता है। इसे गेसर के नाम से जाना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो येलोस्टोन पार्क है, वहां पर गेसर की उपस्थिति है। गर्म जल के स्रोत की बात करें, हॉट स्प्रिंग की बात करें, तो यह
पृथ्वी के आंतरिक भाग से बिल्कुल तलहटी से जुड़ा हुआ होता है और वहाँ से अनवरत, क्योंकि अंदर जल की कमी तो है नहीं, वहाँ से अनवरत निकलता रहता है। इसके निकलने में कोई रुकावट नहीं होती है, यह रुक रुक नहीं निकलता है, बल्कि यह सतत चलती है, हमेशा एक्टिव, ऑलवेज एक्टिव, हमेशा एक्टिव रहता है। उसे हम गर्म जल का स्रोत कहते हैं। यह फव्वारे की तरह से कई फीट ऊंचाई तक नहीं जाता है, यह आराम से अपने आप निकलता रहता है, जबकि गेसर में फव्वारे की तरह कई सौ मीटर तक ऊंचा जा सकता है। और गेसर और गर्म जल स्रोत में यही मूल अंतर है कि यह रुक रुक कर कभी कभी बहुत तेजी के साथ फव्वारे के रूप में निकलता है, जबकि गर्म जल स्रोत अनवरत लगातार गर्म पानी अपने मुख से बाहर निकालता रहता है। इसमें कोई फव्वारा नहीं होता है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज इसमें नहीं होती है, जबकि इसमें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती है। और इस तरह से आपने गेसर देखा, गर्म जल स्रोत देखा, समय अभाव है, तो बाकी सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारे इसमें ऐसे फैक्ट्स हैं, मैंने ज्वालामुखी आकृतियों के बारे में आपसे चर्चा नहीं की है। तो अगला जो हमारा जो चैप्टर होगा, विशेष रूप से अगर आप एडमिशन लेते हैं तो भूगोल के अंतर्गत मैं ही आपको पढ़ाने को संभवतः मिलूंगा। और इस तरह से जो ज्वालामुखी द्वारा उत्पन्न जो स्थलाकृतियां हैं उनका वर्णन हम क्लास में करेंगे। दूसरी चीज कि ज्वालामुखी आपने लैक्रोई के द्वारा आपने देखा था, और अब आप कॉटन के लैक्रोई के द्वारा आपने देखा था सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी का वर्णन। लावा के आधार पर भी ज्वालामुखी का वर्गीकरण किया गया है, लावा के आधार पर कि लावा कहाँ कितना कैसे निकल रहा है, जिसका वर्गीकरण कॉटन द्वारा किया गया है 1944 ईस्वी में। तो हमने इसका वर्णन नहीं किया है कि कॉटन ने लावा के आधार पर ज्वालामुखियों के कितने भागों में वर्गीकृत किया है। समय अभाव के कारण ये चैप्टर क्लासरूम में अगली कक्षा में होगी। ज्वालामुखी द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियों के बारे में दो तरह से स्थलाकृतियां बनती है, एक धरती के अंदर भूगर्भ के अंदर ही बन जाती हैं ज्वालामुखी जम करके, जो बहुत एक्टिव नहीं होती हैं, वो धरती के अंदर ही दरारों में जम जाती हैं और स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। ज्वालामुखी जब पृथ्वी पर आती हैं तो वहाँ भी बहुत सारे, जैसे ज्वालामुखी शंकु, ज्वालामुखी माउंटेन, ज्वालामुखी क्रेटर, काल्डेरा, नेस्ट काल्डेरा इत्यादि का विकास होता है। तो इन स्थलाकृतियों के बारे में हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि यह क्लास आप सबको अच्छी लगी होगी, और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स मिले होंगे जो अन्य यूट्यूब चैनलों पर आपको नहीं मिलते होंगे। तो आप सब मेहनत करिए, और हमारी संस्था द्वारा संचालित ऑनलाइन तमाम सारे कोर्सेज हैं, इनको स्वयं देखिए, कोशिश कीजिए और अपने मित्रों को भी बताइए इसके बारे में। और बहुत सारी कक्षाएं हैं, यह लाइव क्लास थी तो मैं उतना डिटेल्स नहीं जा सका, लेकिन कक्षा में इन सब की डिटेल्स में चर्चाएं होती हैं, सारी चीज़ें बहुत आसानी से आपको उपलब्ध हो जाती हैं। तो फिर आप सब क्लास में आइए, और फिर हम अगली बार आपसे फिर मिलते हैं, और आप सबको आभार।